हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड था। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने देखा कि कैसे यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आईं और फिर उनका क्रम क्या था। जैसे पहले हमने बताया था कि पुर्तगाल आई थी, फिर डच कंपनी, फिर अंग्रेज़, फिर फ्रांसीसी, और फिर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ खोली थीं। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कैसे अधिकार पत्र लेके आती है एलिजाबेथ से, और यहाँ पे अपने आप को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त करती है फ़ारूक सैयद से, जैसा हम पिछली वीडियो में देखे थे। लास्ट में हमने उस पर देखा था कि कई सारे फ्री स्टेट्स बनने लगे थे यहाँ पे। उन सारे फ्री स्टेट्स में तीन जो स्टेट्स थे वो कुछ मजबूत स्थिति में थे। वो था बंगाल, मैसूर और मराठा स्टेट। बंगाल अब कंपनी के दिमाग में ये था कि अगर हम इन तीनों को अगर हरा दें और यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर लें तो हम इंडिया को आराम से कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आंग्ल बंगाल मतलब एंग्लो बंगाल के रिलेशन के बारे में। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि फाउंडर थे मुर्शीद कुली खां। इसके मुर्शीद कुली खां के बाद दो और फाउंडर जो मजबूत राजा हुए वो उसमें थे दूसरा था अलीवर्दी खां और तीसरा था सिराजुद्दौला। तो अब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में सिराजुद्दौला और ईआईसी के बीच में। कारण क्या था? व्यापार का एकाधिकार जो दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका दुरुपयोग हो रहा था और फैक्ट्री की किलेबंदी हो रही थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिराजुद्दौला के टाइम ये मतलब दुरुपयोग शुरू हुआ, इसके पहले भी शासकों के टाइम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस व्यापार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन सिराजुद्दौला तक आते आते ये कुछ ज़्यादा हो गया था, जो कि इसका रिज़ल्ट ये वॉर हुआ। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि काल कोठरी की त्रासदी जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये किसके टाइम में हुई थी? तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश जो हिस्टोरियन है उनके हिसाब से कि जब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आक्रमण किया तो ये लोग भाग करके ब्रिटिशर्स एक रूम में लॉक हो गए, जिससे कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इसको काल कोठरी की त्रासदी के नाम से जानते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि काल कोठरी की त्रासदी किसके काल में हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। फिर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का कारण जो था वो था मीर जाफ़र जो था उसका सेनापति। अब ऑब्वियसली सेनापति जो उसका मीर जाफ़र था वो क्यों उसका हार चाहेगा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे लालच दिया कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपको फिर गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। फिर अब क्या हुआ कि मीर जाफ़र जब यहाँ का वो हार गया सिराजुद्दौला, और जब मीर जाफ़र यहाँ का किंग बना तो जब तक वो अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिलाएगा तब तक तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ विरोध में बोलना शुरू करेगा, उसको हटा करके उसी के दामाद मीर कासिम को उन्होंने वहाँ का शासक बना दिया। तो अब यही स्थिति फिर मीर कासिम के भी साथ रहेगी। जब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हाँ में हाँ मिलाएगा तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब वो फिर उन लोगों की बातें सुनना बंद कर देता है तो उसका रिज़ल्ट होता है बक्सर का युद्ध 1764 में जो होता है। ये मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इस टाइम लीड कर रहे थे, जो इसकी वो कर रहे लीड में थे उसकी, वो हेक्टर मुनरो थे। इस युद्ध में जो है मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय का भी साथ लिया था। अब इस युद्ध का क्या परिणाम होता है? इसमें मीर कासिम जो होता है वो हार जाता है और मुग़ल बादशाह से दीवानी का अधिकार छीन लिया जाता है। अब हम लोग यहाँ बोला जाता है कि बक्सर के युद्ध ने जितना नुकसान हमें पहुँचाया उतना प्लासी के युद्ध ने नहीं पहुँचाया था, क्योंकि इसमें जो मुग़ल बादशाह था, जो सुप्रीम पावर था, उसी से दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों ने छीन लिया। दीवानी का अधिकार अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है? जो टैक्स वसूलने का अधिकार होता है उसे दीवानी का अधिकार बोलते हैं। तो जब इन दीवानी का अधिकार मुग़ल बादशाह से छीन लिया गया तो अंग्रेज़ों के पास पैसा आ गया और वहाँ द्वैत शासन लगा दिया गया 1765 में। द्वैत शासन मतलब वहाँ अब दोनों का हुक्म चलने लगा, राजा का भी और अंग्रेज़ों का भी। अब जब इस दीवानी राइट के छीनने से इनके पास पैसा आ गया तो इसका रिज़ल्ट में दो युद्ध और अंग्रेज़ों ने लड़े, एक मैसूर और एक मराठाओं से। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैसूर के जो फाउंडर थे वो थे हैदर अली। तो पहला जो मैसूर युद्ध हुआ वो 1767 से 1759 के बीच में हुआ, 1767 से 1769 के बीच में हुआ, जो कि हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था। इसमें हैदर अली की जीत हुई और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मद्रास की संधि।
फिर दूसरा मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में, जो कि हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ कौन लीड करा था? वॉरेन हास्टिंग। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वॉरेन हास्टिंग है, ये 1773 में एक चार्टर एक्ट आया। इसके पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर बोलते थे, लेकिन 1773 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जाने लगा। तो जो ये वॉरेन हास्टिंग है, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई और परिणाम क्या हुआ? मंगलौर की संधि हुई। जब यहाँ पे ये युद्ध हो रहा था तो इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई और उनके जो पुत्र थे उनके साथ टीपू सुल्तान के साथ ये संधि हुई थी, मंगलौर की संधि। तो अब तीसरा मैसूर युद्ध होता है। तीसरा मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 के बीच में। ये टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड कॉर्नवालिस लीड कर रहे थे। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म होती है। यहाँ जो टीपू के जो पुत्र थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदी बना लिया ताकि टीपू आगे उनसे लड़ ना पाए। यहाँ पे युद्ध का कारण ये था कि जो टीपू सुल्तान था वो अपनी एक नीति लेके चल रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो फ्रेंच, मतलब कि जो अंग्रेज़ों के जो दुश्मन थे फ्रेंच, उनसे वो दोस्ती कर रहा था। तो अंग्रेज़ों को ये डर लग रहा था कि कहीं ये मालाबार तट पे, क्योंकि ये मद्रास पड़ता है, तो इनको ये लग रहा था कि कहीं ये हमसे जो मसालों का व्यापार है ये सीधे सीधे फ्रेंच से ना करने लगे, इसलिए ये युद्ध हुआ। अब यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तीसरा मैसूर युद्ध खत्म हुआ। फिर आती है चौथा मैसूर युद्ध, जो होता है 1799 में। इसे हम लोग यहाँ जो तीसरा युद्ध था उसको वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ख़त्म हुआ और 1799 में जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहा जाता है। ये टीपू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। चौथे युद्ध के बाद मैसूर को जो है वो वाडियार वंश को सौंप दिया गया। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों का पूरा बंगाल पे अधिकार हो गया, मैसूर पे पूरा अधिकार हो गया इनका। अब तीसरा हम देखेंगे समीकरण क्या बनेगा? आंग्ल मराठा में जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मराठा के जो फाउंडर थे वो थे शिवाजी अपने दरबार में अष्टप्रधान रखते थे, और जो अष्टप्रधान में जो प्रधानमंत्री का पद था उसको पेशवा बोला जाता था। पेशवा में 3 इंपॉर्टेंट पेशवा हमको यहाँ पढ़ना है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, जिनका काल 1713 से 1720 था, बाजीराव जो 1720 से 1740, और तीसरा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक थे। यहाँ पे इसी टाइम में बालाजी विश्वनाथ के टाइम में अहमद शाह अब्दाली, इनका आक्रमण हुआ था दिल्ली पर इनका आक्रमण हुआ था, क्योंकि ये दिल्ली को लूटना चाहते थे और वही मराठा भी अपना साम्राज्य फैला रहे थे। तो मराठा भी ये चाहते थे कि दिल्ली उनके अधिकार में आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो भी दिल्ली को अधिकार में लाना चाहते हैं, जिससे कि मराठा और अफ़गानों का इंटरेस्ट टकराता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध। जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है ये मराठा और अफ़गानों के बीच में लड़ा जाता है। इसमें जो पेशवा रहते हैं वो बालाजी रहते हैं और जो अफ़गानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली रहते हैं। यहाँ बालाजी पेशवा जो थे वो स्वयं युद्ध में उपस्थित नहीं थे, उनके जो सेनापति थे सदाशिव राव, वो इस युद्ध में उपस्थित थे। इस पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। अब जब यहाँ मराठों की स्थिति कमज़ोर होने लगी, क्योंकि ये मराठा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज में थे, लेकिन अफ़गानों से लड़ाई के बाद इनकी थोड़ी सी पावर वीक हुई। इसका फ़ायदा उठाते हुए पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 के बीच में, जिसे माधवराव सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे वॉरेन हास्टिंग। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया, ये बाजीराव सेकेंड और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में था। और तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ, इसमें बाजीराव और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में लड़ा गया। अब तीन आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा की स्थिति, मतलब अब इस स्थिति में नहीं वो रह पाए कि वो वहाँ पे दोबारा शासन कर पाए मराठा। तो तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं का जो हेडक्वार्टर था उसको अंग्रेज़ों ने पुणे से बिठूर में भेज दिया और पेशवा को एक पेंशन दी जाने लगी कि आपको अब इसी कंपनी की तरफ से जो आपको पेंशन दी जा रही है, आप इसी में जीना खाना आपको होगा। तो अब इस तरह से आपने देखा कि 3 जो बड़ी पावर्स थी, जैसे पहला आपने देखा बंगाल, फिर मद्रास, फिर उसके बाद मराठा, इन तीनों को
अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया। अब यहीं से शुरुआत होती। अब इन तीनों पे जो बड़े बड़े इंडिया के स्टेट्स थे इनको तो अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया। छोटे छोटे जो स्टेट्स और बने थे उसके लिए अंग्रेज़ क्या लाएंगे, पॉलिसी लाएंगे। अब उन पॉलिसी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।